हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आप सबके जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम होने वाले हैं उन्हीं के जो आपके प्रीवियस ईयर उन्हीं के बेसिस के आधार पर लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि झावेरी, यहाँ पर बहनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। झावेरी बहनों का संबंध, झावेरी बहनों का संबंध यहाँ पर हो जाएगा झावेरी बहनों का संबंध। ठीक है, झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ऑप्शन यदि आपको मणिपुरी, ऑप्शन बी दिया कथक, ऑप्शन सी दिया आपको कथकली और ऑप्शन डी दिया आपको मोहिनीअट्टम। तो अगर हम बात करें झावेरी बहनों की तो इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो इनका संबंध आपके मणिपुरी से। किससे है, मणिपुरी, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। तो ये जो झावेरी बहनों मतलब झावेरी बहनें जो हैं, इनमें ये 4 बहनें हैं जिन्हें झावेरी बहनों के नाम से जाना जाता है। अगर तुझे इन 4 बहनों के नाम की बात करें तो एक है आपकी दर्शना, कौन है, दर्शना, नयना, सुवर्णा, दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना। ये 4 बहनों को ही झावेरी बहनों के नाम से जाना जाता है। इन चारों बहनों का संबंध किससे है, मणिपुरी से संबंध है। अगर पूछे जो आपकी झावेरी बहनें हैं इनके गुरु कौन है, इनके गुरु कौन है, तो इनके गुरु हैं आपके गुरु विपिन सिंह। कौन है, गुरु विपिन सिंह। ठीक है, अगर पूछ लेता कभी कि गुरु विपिन सिंह का संबंध किससे है, इनका संबंध आपके किससे है, मणिपुरी से ही है। ठीक है, अगर पूछे गुरु विपिन सिंह के बारे में बात करें, गुरु विपिन सिंह के बारे में बात करें तो इन्हें मणिपुरी का जनक है, यानी मणिपुरी के शास्त्रीय नृत्य का जनक पूछे किसे कहा जाता है, तो गुरु विपिन सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, गुरु विपिन सिंह को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने एक स्कूल खोला था, किसने, गुरु विपिन सिंह ने क्या खोला था, स्कूल का नाम पूछे तो गोविंद जी नर्तनालय है। क्या है, गोविंद जी नर्तनालय, गोविंद जी नर्तनालय के नाम से इन्होंने एक स्कूल खोला। किसने, गुरु विपिन सिंह ने स्कूल खोला था। ठीक है, अगर पीछे मणिपुरी से संबंध अन्य कलाकारों के नाम बात करें, अन्य व्यक्तियों की बात करें तो एक है आपके कौन है, एल बीना देवी का संबंध पूछे किससे है, तो इनका भी संबंध आपके मणिपुरी से है। चारू माथुर हैं, कौन है, चारू माथुर हैं। एक है आपका निर्मला मेहता है, निर्मला मेहता का संबंध पूछे किससे है, तो आपके मणिपुरी से। ठीक है, और अगर बात करें गुरु विपिन सिंह हो गए, एक है आपके गुरु अमूबी, कौन है, गुरु अमली सिंह है। कौन है, गुरु अमली सिंह है, गुरु अमली सिंह है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो एक है आपकी सविता मेहता है। कौन है, सविता मेहता है। निर्मला मेहता होगी, इन्हीं के साथ लिख दी आपकी सविता मेहता है। सबका संबंध किससे है, ये सबका संबंध आपके मणिपुरी से है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग निम्न में से कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग अगर पूछे निम्न में से कौन सा है, ऑप्शन दिया NH-90, ऑप्शन बी दिया NH-44, ऑप्शन सी दिया NH-27 और ऑप्शन डी दिया आपका NH-48। तो अगर बात करें भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, ये आपका NH-4 है, जो कि ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आपके जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। कहाँ से है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, NH-44, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई आपकी 3745 किमी, जिसे उत्तर दक्षिण गलियारे के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, उत्तर
दक्षिण गलियारा, इसे ही उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से यहाँ कन्याकुमारी तक है, कन्याकुमारी तक है। ये भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। अगर पूछे कितने राज्यों से होकर गुजरता है, कितने राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं, तो पहले अगर बात करें तो पहले कौन आ जाएगा आपका? जम्मू कश्मीर आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा आपका पंजाब आ जाएगा, पंजाब हरियाणा, दिल्ली, कौन है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, फिर है आपका राजस्थान के बाद कौन सा है आपका? मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद आपका तेलंगाना के बाद आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है। आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक, फिर है आपका तमिलनाडु। मतलब ये कितने राज्यों से होकर आता है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। अगर हम बात करें कितने राज्यों से होकर आता है तो आपके टोटल 11 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है। कौन सा? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग बोले या उत्तर दक्षिण गलियारा बोले। अगर हम बात कर लें यहीं पर आपके पूर्व पश्चिम या पश्चिम पूर्व की गलियारे की बात करें, जो कि आपके क्या नाम है इसका? ये आपका NH-27 है, NH-27, जिसे क्या कहते हैं? इसे पूर्व पश्चिम गलियारा। अरे पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है, पूर्व पश्चिम गलियारा। ये कहाँ से कहाँ तक है? आपको गुजरात के पोरबंदर से, कहाँ से? पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक है, असम के सिलचर तक है, ठीक है, असम के सिलचर तक है। अगर पूछे इसकी लंबाई कितनी है तो इसकी लंबाई आपकी 3300 किमी यह लंबा है। अगर पूछे यह कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है, यह कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ऊपर नीचे जगह नहीं है, ठीक। तो कौन कौन से राज्य हैं? तो हो गया आपका गुजरात के बाद है आपका राजस्थान के बाद है आपका मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, ठीक, बिहार के बाद आपका वेस्ट बंगाल के बाद आपका असम, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, टोटल आपके 7 राज्यों से होकर कौन सा पूरा पश्चिम गलियारा गुजरता है, जिसे NH-27 के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि पूरा पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? तो अगर पूछे ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, तो ये काटते हैं आपके उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। उत्तर प्रदेश के झांसी में उत्तर पश्चिम गलियारा और दक्षिण पश्चिम गलियारा एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। ये ऐसे आता है यहाँ पर, यह आपका झांसी में, कहाँ पर? झांसी में, ठीक। उत्तर प्रदेश के झांसी में ये उत्तर पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा को एक दूसरे को काटते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि सल्तनत का अकबर और जय सिंह के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन दिया गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी दिया आपका फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी दिया आपका ऑप्शन बी दिया आपका मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन सी दिया आपका फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी दिया आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो अगर हम बात करें सल्तनत का अकबर और सल्तनत का जय सिंह के नाम से किसे जाना जाता है? जाना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल के बारे में अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल के बारे में तो पहले भी बात कर चुके हैं। 1351 से 1388 तक यह शासन किया था कौन? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अगर पूछे फिरोज शाह तुगलक ने मतलब कुछ प्रमुख विभाग की स्थापना की थी, जैसे इनमें विभागों की बात करें, जैसे विभाग में आता है दीवान ए बंदरगाह का संबंध किससे है? मतलब किसके लिए है? तो ये आपके गुलामों के लिए, इसके लिए है गुलामों के लिए। इन्होंने सबसे बड़ा काम किया था, इन्होंने स्थायी सेना रखना बंद कर दिया था
और सबसे ज़्यादा गुलाम जो है किसके समय में हुए, फिरोज शाह तुगलक के समय में हुए। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया था, स्थायी सेना रखना समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो जो आपके दीवान बंदरगाह इनका विभाग था, ये किसके लिए था, ये गुलामों के लिए था। किसके लिए, गुलामों के लिए था। ठीक है, इसी प्रकार एक आपका दीवान खैरात, दीवान खैरात किसके लिए था, ये मुस्लिम लड़कियों और विधवाओं को मदद के लिए था। मुस्लिम लड़कियों और विधवाओं को मदद के लिए था, मदद के लिए था। ठीक है, और बात करें दीवान इम्तिहान की बात करें, दीवान इस्तिहास, दीवान इस्तिहास ये किसके लिए था, ये आपके वृद्ध जनों के पेंशन के लिए था, यानी वृद्ध पेंशन के लिए, वृद्धजनों के पेंशन के लिए। इसी प्रकार एक है आपका दीवान रिसालत, दीवान आप लिखते हैं दीवान रिसालत, दीवान रिसालत ये किसके लिए था, ये आपके लोक शिकायत के लिए, लोक शिकायत के लिए दीवान रिसालत था। ठीक है, इन्होंने और कुछ प्रमुख कार्य किए, जैसे महिलाओं को मजार पर जाना बंद करा दिया। क्या किया, महिलाओं को जो आपके मजार पर जाना बंद कर दिया। इन्होंने दीवारों पर पेंटिंग बनवाना बंद कर दिया, दीवारों पर चित्रकारी या बोले पेंटिंग बनाना बंद कर दिया। ठीक है, और इन्होंने मतलब बहुत सारे नगर भी बसाया। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 के लगभग इन्होंने नगर बसाया। इसमें अगर हम बात करें सबसे प्रमुख की, तो सबसे प्रमुख इसमें था कौन सा, आपका जौनपुर नगर। जौनपुर किसके नाम पर बनाया था, या जूना खां किसका नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर इन्होंने जौनपुर बनाया था। ठीक है, और कौन सा अगर पूछे, इन्होंने फिरोजाबाद, फतेहाबाद, ठीक है, फिरोज शाह कोटला, इसी प्रकार इन्होंने लगभग कितने 300 नगर बसाए थे। इसमें प्रमुख की बात करें तो जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला, ये सब प्रमुख शहर आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ने दिया छत्र, ऑप्शन भी दिया है अंड, ऑप्शन सी दिया आपका हर्मिका, और ऑप्शन डी दिया आपको गोपुरम। तो गोपुरम जो है आपके बौद्ध स्तूपों के मतलब संरचना का एक हिस्सा नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया एस बालचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। एस बालचंद्रन का संबंध जो आपके किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन ए दिया आपका वीणा, ऑप्शन बी दिया आपका शहनाई, ऑप्शन सी दिया आपका बांसुरी, और ऑप्शन डी दिया आपका सरोद। तो एस बालचंद्रन का संबंध अगर पूछे किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध आपके वीणा से है। ठीक है, अगर पूछे वीणा से संबंधित और अन्य मतलब कलाकारों की बात करें, तो देखिए आपके कृष्ण भागवतार कौन है, कृष्ण भागवतार, और एक आपका वी दोरो स्वामी, बदरुद्दीन डागर, एक है आपके जयंती कुमार रेस। इन सबका संबंध किससे, आपके वीणा से। शहनाई की बात करें, शहनाई के बारे में एक प्रमुख क्वेश्चन आपको हम कल बताए थे। अगर पूछे शहनाई से संबंधित एकमात्र महिला कौन है, शहनाई से संबंधित एकमात्र यानी शहनाई बजाने वाली एकमात्र महिला कौन है, तो आपकी कौन सी है, कौन है, बागेश्वरी कमर है। कौन है, शहनाई बजाने वाली एकमात्र महिला की बात करें कौन है, तो आपकी बागेश्वरी कमर है। ठीक, ऑप्शन क्वेश्चन 6 क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ने दिया NH2, ऑप्शन भी दिया NH19, ऑप्शन सी दिया आपका NH27, और ऑप्शन डी दिया NH44। तो
तो शेरशाह सूरी द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे NH-90 कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से पहचाना जाता है, NH-90, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आपके दिल्ली से लेके कोलकाता तक है, दिल्ली से लेके कोलकाता तक है, ठीक है, दिल्ली से कोलकाता के है कौन, NH-90। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि सैयद वंश का संस्थापक निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए दिया मुबारक शाह, ऑप्शन बी दिया मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी दिया खिज्र खां और ऑप्शन डी दिया आलम शाह। ऑप्शन डी क्या दिया है, आलम शाह। तो अगर बात करें सैयद वंश की, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, ये थे आपके खिज्र खां थे। कौन थे, खिज्र खां थे। अगर पूछे सैयद वंश कब से कब तक था, तो ये था आपका 1414 से लेके 1451 तक आपका सैयद वंश था, ठीक है। तो खिज्र खां कौन हुआ है, आपके सैयद वंश का संस्थापक था, कौन, खिज्र खां। अगर हम मुबारक शाह की बात करें, अगर पहले बात कर ले खिज्र खां मतलब कब से कब तक शासन किया था, संस्थापक था, यानी 1414 से लेके 1421 तक ये शासन किया। इसके बाद बात कर लेते हैं मुबारक शाह की। मुबारक शाह कब से कब तक शासन किया, ये भी किया। खिज्र खां के बाद कौन शासक हुआ, मुबारक शाह हुआ। कब से कब तक था, 1421 से लेके 1434 तक ये शासक रहा, ठीक है। और मुबारक शाह ने ही अपने नाम पर क्या पढ़वाया था, खुतबा पढ़वाया था, ठीक है। इसकी बुक की बात करें, मुबारक शाह की एक बुक थी, बुक का क्या नाम था, बुक का नाम था तारीख ए मुबारक शाही। बुक का नाम क्या था, तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही मतलब क्या, किसकी बुक थी, अब थी आपकी मुबारक शाह की। अगर पूछे ये बुक जो थी किसने लिखा था, इसके लेखक कौन थे, इसके लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे आपके याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ये कौन थे, ये आपके तारीख है मुबारक शाही पुस्तक के लेखक थे, ठीक। तो मुबारक शाह जो आपके सैयद वंश का दूसरा शासक था, जो कि 1421 से लेकर 1434 तक शासन किया था, ठीक है। और इसके बाद कौन हुआ, तो इसके बाद हुआ थे मोहम्मद शाह। कब से कब थे, ये थे आपके 1434 से लेकर 1445 तक, ठीक। और इसके बाद अगर पूछे कौन हुए, तो इसके बाद हुए आपके आलम शाह, जो कि आपके 1445 से लेके 1451 तक शासक रहे, ठीक। यानी ये क्या हुए, सैयद वंश के अंतिम शासक हुए थे, कौन, आलम शाह, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ने दिया आपका 1 जून, ऑप्शन बी दिया आपका 5 जून, ऑप्शन सी दिया 29 मई और ऑप्शन डी दिया 31 मई। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस अगर पूछे कब मनाया था, मनाया था आपका 31 मई को, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे 29 मई की बात करें, तो यहाँ मनाया था आपको माउंट एवरेस्ट दिवस। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया था 29 मई को। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। अगर हम बात करें 5 जून को, 5 जून को मनाया था विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है, 5 जून को मनाता है। 1 जून की बात करें तो यहाँ मनाता है विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस। अब पूछे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया, तो मनाया था 26 नवंबर को। कब, 26 नवंबर को। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को। 1 जून को और कौन सा दिवस मनाता है, यह मनाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस को मनाते हैं, ये भी आपके 1 जून को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया राइज ऑफ द मराठा पावर निम्न में से किसकी पुस्तक है। क्या है, राइज ऑफ द मराठा पावर निम्न में से किसकी पुस्तक है। ऑप्शन दिया महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन बी दिया आपका M.N. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय, ऑप्शन सी दिया आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी दिया आपका अरविंद घोष। तो अगर बात करें राइज ऑफ द मराठा पावर निम्न से किसकी पुस्तक है, तो आपके महादेव गोविंद रानडे की है। किसकी पुस्तक है, महादेव गोविंद रानडे, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें M.N. राय की, तो इनकी पुस्तक का नाम है आपका इंडियन इन ट्रांजिशन, ठीक है। क्या नाम है, इंडियन इन ट्रांजिशन। इंडियन इन ट्रांजिशन किसकी पुस्तक है, आपकी M.N. राय की है। और जवाहरलाल नेहरू की बात करें, इनकी पुस्तक का नाम भारत एक खोज।
भारत एक खोज यानी एन इंडिया डिस्कवरी। ठीक, अरविंद घोष की बात करें, उनकी पुस्तक का नाम है द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष। इन्हीं की एक और पुस्तक है, क्या नाम है? सावित्री। सावित्री भी पुस्तक भी किसकी है? ये भी आपके अरविंद घोष की ही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग या भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग की लंबाई कितनी है? ऑप्शन दी है आपकी 8 किमी, ऑप्शन बी दिया आपका 9.2 किमी, ऑप्शन सी दिया 10 किमी और ऑप्शन डी 10.2 किमी। तो अगर बात करें भारत की सबसे लंबी सुरंग जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, ठीक है, इसे अगर पीछे पहले किस नाम से जाना जाता था? इसे जाना जाता था आपको चेनानी सुरंग, चेनानी नवशेरी सुरंग। अब किस नाम से जाना था? अब जाना था आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। अगर पीछे इसकी लंबाई कितनी है तो आपकी 9.2 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, जो क्योंकि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। इससे पहले चेनानी नवशेरी सुरंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इससे पहले भारत मतलब चेनानी नवशेरी सुरंग के नाम से जाना जाता है। ये तो होगी आपकी पहली। वैसे भारत की दूसरी सबसे लंबी सड़क सुरंग यानी सेकेंड सबसे लंबी मतलब दूसरी सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन है? तो ये आपकी रोहतांग दर्रा से होकर गुजरती है। कौन सी है? भारत की दूसरी तो रोहतांग सड़क सुरंग। क्या नाम है इसका? रोहतांग दर्रे से होकर जाती है, इसलिए इसका नाम भी क्या है? रोहतांग सड़क सुरंग, सड़क सुरंग। ठीक है, इसे अब अगर पूछे पहले ये नाम था, अब कि इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया है? अटल सुरंग। क्या कर दिया गया है? अटल सुरंग के नाम से कर दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि लोदी वंश का संस्थापक निम्न में से कौन है? ऑप्शन दिया सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी दिया इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी दिया बहलोल लोदी और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो लोदी वंश की बात करें, लोदी वंश के संस्थापक कौन है? ये आपके बहलोल लोदी हैं। इनका कार्यकाल की बात करें 1451 से लेकर 1489 तक। इनका कार्यकाल कब तक है? 1451 से लेकर 1489 तक है। बहलोल लोदी को ही द्वितीय सिजेरियन कहा जाता है। क्या कहता है? सेकेंड यानी द्वितीय सिजेरियन, सॉरी द्वितीय सिजेरियन के नाम से किसे जाना जाता है? द्वितीय सिजेरियन सुल्तान, द्वितीय सिजेरियन सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है आपके बहलोल लोदी को जाना जाता है। वो पूछे फर्स्ट सिजेरियन के नाम से किसे जाना जाता है? जाना जाता है बिंदुसार को। किसे? बिंदुसार को फर्स्ट सिजेरियन यानी प्रथम सिजेरियन और द्वितीय सिजेरियन आपके बहलोल लोदी को कहा जाता है। ठीक है, और अगर पूछे बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 से लेकर 1489, टोटल की बात करें कितने वर्ष? टोटल 38 वर्ष, टोटल 38 वर्ष। और यह दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल है। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा कार्यकाल है, सबसे लंबा कार्यकाल कितना? 38 वर्ष कार्यकाल कितना है? 38 वर्ष, जो कि 1451 से लेकर 1489 तक। ठीक है, और बहलोल लोदी का भी राज्याभिषेक की बात करें तो इसकी भी राज्याभिषेक 2 बार हुई है। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं कितने लोगों की 2 बार राज्याभिषेक हुई है। ठीक है, देख लेते हैं कितनी 2 बार राज्याभिषेक। तो टोटल इतिहास की बात करें हमारे से 6 लोगों की जो है आपकी 2 बार राज्याभिषेक हुई है। अगर पूछे उनमें कौन कौन है? एक तो हो गए आपके बहलोल लोदी। कौन हो गए? बहलोल लोदी। एक हो गया आपके कौन? बहलोल लोदी हो गए। एक हो गया आपके औरंगजेब। ठीक है, एक ही कल बात करें तो फिरोज शाह तुगलक, यानी FST लिख सकते हैं यहाँ पर, फिरोज शाह तुगलक। ठीक, इसके बाद बात करें तो एक है आपके इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। ठीक है, एक है आपके शिवाजी की बात करें तो शेर
शाह सूरी। ठीक, तो कौन कौन होंगे? बहलोल लोदी, औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी, शिवाजी और शेरशाह सूरी। ये 6 लोगों का जो है आपके 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। कितनी बार? 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, वर्ष 1887 में पहली भारतीय महिला चिकित्सक कौन बनी? ऑप्शन दिया मंजुला अंजानी, ऑप्शन बी दिया आपका आनंदीबाई गोपाल राव जोशी, ऑप्शन सी दिया आपका पद्मावती अय्यर और ऑप्शन डी दिया ज्योतिबा फुले। तो पहली भारतीय महिला चिकित्सा कौन बनी थी? तो बनी थी आनंदीबाई गोपाल राव जोशी, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत रत्न पाने वाली भारत की पहली महिला निम्न में से कौन है? ऑप्शन ने दिया इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी दिया मदर टेरेसा, ऑप्शन सी दिया MS सुब्बुलक्ष्मी और ऑप्शन डी दिया लता मंगेशकर। अगर हम 4 महिलाओं की बात करते हैं, 4 के चारों को भारत रत्न मिल चुका है। अगर पूछे कब कब किसको मिला है, तो अगर पूछे इंदिरा गांधी को कब मिला? तो इन्हें मिला 1971 में, मदर टेरेसा को मिला था 1980 में, MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला था 1988 में और लता मंगेशकर को मिला था 2001 में। ठीक है, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया थोड़ा, यहाँ पर 1998 से 3 साल पहले मिला था, 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। तो भारत रत्न पाने वाली भारत की पहली महिला इनमें से कौन है? तो आपकी इंदिरा गांधी है। कौन है? इंदिरा गांधी, जिन्हें कब मिला गया, मतलब कब मिला? 1971 में मिला था। अगर पूछे भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतज्ञ कौन है, मतलब संगीत से संबंधित कौन है, तो आपके MS सुब्बुलक्ष्मी हो जाएंगे। इन्हें कब मिला? 1998 में। लेकिन लता मंगेशकर की बात करें तो इन्हें कब मिला था? 2001 में मिला था। अगर हम भारत रत्न की बात करें, भारत रत्न के बारे में कल भी बताए थे, इसके पहले भी क्लास में बताए थे कि भारत रत्न जो है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। इसे कब दिया जाता है? इसे 26 जनवरी को दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। किसके सलाह पर? तो आपके प्रधानमंत्री के सलाह पर दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 इसकी स्थापना हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1954 से हुई थी। इसके मतलब इसमें पहली बार किसको दिया गया था? इसमें 3 लोगों को, मतलब पहले साल जो है 1954 में पूछा अगर कितने लोगों को दिया गया था, आपको 3 लोगों को यह दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ने दिया गतिमान एक्सप्रेस, ऑप्शन बी दिया आपका विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन सी दिया आपका वंदे भारत और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली, अगर पूछे सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन उनमें से कौन सी, मतलब सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी? ऑप्शन ने दिया गतिमान, ऑप्शन बी दिया विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन सी दिया वंदे भारत, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली अगर पूछे कौन सी ट्रेन है, तो आपके गतिमान एक्सप्रेस है। कौन है? अरे सॉरी, विवेक एक्सप्रेस है। कौन सी? विवेक एक्सप्रेस, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। गतिमान एक्सप्रेस की बात करें तो भारत की सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? ये आपकी गतिमान एक्सप्रेस है। ठीक, अगर पूछे इसकी चाल की बात करें तो 160 किमी पर आवर इसकी चाल है। 160 किमी पर आवर इसकी चाल है। कहाँ से कहाँ तक चलती है? जबकि दिल्ली से आगरा के बीच में ही चलती है। दिल्ली से आगरा के बीच में यह चलती है। ठीक, अगर पूछे विवेक एक्सप्रेस जो कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। ठीक है, अगर पूछे कहाँ से कहाँ तक चलती है तो आपके डिब्रूगढ़ असम से, डिब्रूगढ़ कहाँ पर है? आपके असम में। डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक यह मतलब इसकी लंबाई है, मतलब इतने दूरी यह कवर करती है। ठीक है, किसके बीच? डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच यह मतलब दूरी कवर करती है। कौन? विवेक एक्सप्रेस है। ठीक, अगर हम भारत में रेल की बात करें, भारत में प्रथम रेल कब चलाई गई थी? ये चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। किसके कार्यकाल में चलाई गई थी? डलहौजी कार्यकाल में चलाई गई थी। डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक चलाई थी? मुंबई से थाड़े के बीच, मुंबई से थाड़े के बीच यह पहली ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है,
अगर पूछे भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो ये हुआ था 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया अस्थायी निम्न सदन किसे कहते हैं। ऑप्शन ए दिया संसद, ऑप्शन बी दिया राज्यसभा, ऑप्शन सी दिया आपका लोकसभा और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें अस्थायी निम्न सदन किसे कहते हैं, तो कहते हैं आपको लोकसभा को, लोकसभा को, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर होता है। अगर बात करें लोकसभा को किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। ठीक है, और लोकसभा ऐसी सत्ता है, मतलब सभा है जो कि आपके 5 साल के भीतर यह विघटित हो सकती है। राज्यसभा लेकिन राज्यसभा जो आपकी विघटित नहीं होती थी, यानी वो विघटित नहीं होती थी, लेकिन लोकसभा जो आपके 5 साल के अंतर भी, मतलब अपने कार्यकाल के अंतर्गत भी विघटन इसका हो सकता है। ठीक है, जिस कारण इसे किस नाम से जाना जाता है, इस कारण इसे अस्थायी या निम्न सदन, छोटा सदन या अस्थायी, यानी चाहे जब यह विघटित हो सकती है। ठीक है, और इसके जो आपके बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, इन्हीं के बहुमत के आधार पर आपके प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, इसलिए इसे कौन सा सदन कहते हैं, इसलिए इसे प्रथम सदन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और जबकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है ये जनता सीधे करती है। लोकसभा सदस्यों का चुनाव जो है आपके जनता जो है आपके सीधे करती है। ठीक है, इसीलिए इसे प्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसा होता है, मतलब प्रत्यक्ष होता है, यानी जनता स्वयं चुनती है। ठीक है, जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, इसलिए इसे जनता का सदन या प्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है। ठीक, और अगर हम बात करें किसकी, लोकसभा की, जो आपका भारत का नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। भारत का मतलब जो नागरिक, मतलब जो लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है उसे क्या होना चाहिए, उसे भारत का नागरिक हो और वो किसी राज्य से हो, लेकिन चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, और वो मतलब कोई भी व्यक्ति लोकसभा की सीटों पर 2 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर दोनों जीत जाते हैं तो उन्हें एक सीट को खाली करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो आपके 2 सीट पर लड़े हैं, ऐसा हुआ अभी, जैसे प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, इसमें अगर हम बात करें किसकी, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी, इन्होंने भी 2 सीट पर चुनाव लड़ा था। कहाँ से, एक लड़े थे आपके बनारस से और एक थे आपके गुजरात में बड़ोदरा से। ठीक है, गुजरात में बड़ोदरा से। इसी प्रकार हम बात करें राहुल गांधी की, इन्होंने भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के अमेठी से और केरल के वायनाड सीट से इन्होंने, मतलब 2 जगह से इन्होंने चुनाव लड़ा था। मोदी भी लड़े थे और राहुल गांधी भी लड़े थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भ नहीं करता है। ऑप्शन दिया ज्वार भाटा, ऑप्शन बी दिया तरंग, ऑप्शन सी दिया धाराएं और ऑप्शन डी दिया परावर्तन। तो महासागरीय गतिविधि को अगर पूछे कौन संदर्भित नहीं करता है, जो आपका परावर्तन है यह संदर्भित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन दिया, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की, इसकी संयुक्त राष्ट्र की अगर बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 में, यानी 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछे स्थापना मतलब संस्थापक सदस्य कितने थे, संस्थापक सदस्य देश कितने थे, टोटल के 51 देश थे। अगर पूछे 91वां देश कौन था, 91वां देश कौन था, तो था आपका पोलैंड था। कौन था, पोलैंड इसका 91वां देश था। ठीक है, वर्तमान में पूछे कितने सदस्य हैं, वर्तमान में यूएन में कितने सदस्य हैं, यानी यूएन यानी यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो 193 यानी 193 देश हैं। और 193वां देश कौन सा है, 193वां देश कौन सा है, 193वां देश ये आपका दक्षिण सूडान है। कौन है, दक्षिण सूडान जो आपका 193वां देश है। अगर पूछे से इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर आपका, न्यूयॉर्क में। ठीक है, मैनहट्टन द्वीप पर है। कहाँ पर है, मैनहट्टन द्वीप पर, न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, और इसके लिए अगर पूछे हेड क्वार्टर जो बना था, इसके लिए ज़मीन किसने दान दिया था, इसके लिए ज़मीन किसने
दिया था? तो दिया था आपके रॉक फेलर ने इसके लिए ज़मीन दान दी थी, ठीक है। और इसका जो आपका यूएन का जो ऊपर नामकरण किसने किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, ठीक है। किसने किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इन्होंने क्या किया था? नामकरण किया था, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। अगर पूछे इसका हेडक्वार्टर कब बन के तैयार हुआ था? 1952 में बन के तैयार हो गया था। कब बन के तैयार हुआ था? 1952 में। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन डी 1950, ऑप्शन बी दिया आपका 1952, ऑप्शन सी दिया आपका 1956 और ऑप्शन डी 1945। तभी लोकसभा के बारे में बात करके आए हैं। किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें लोकसभा सदस्य बनने की शर्तों के बारे में, सदस्य बनने की शर्त क्या क्या है? लोकसभा सदस्य बनने की शर्त क्या क्या है? पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। पागल या दिवालिया न हो, ठीक है, या और किसी लाभ पद पर न हो। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो। ठीक है। ठीक है, क्या हो गया? भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो, पागल या दिवालिया न हो और लाभ के पद पर न हो। यह क्या हो गई? आपके सदस्य बनने की शर्तें हो गई, ठीक है। इसलिए 25 वर्ष से कम आयु न हो, इसलिए इसे क्या कहते हैं? युवाओं का सदन भी लोकसभा को कहा जाता है। अगर पूछे इसकी पहली बैठक कब हुई थी? इसकी पहली बैठक हुई थी आपकी 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई थी। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर जब पहली बैठक हुई थी तो लोकसभा का नाम पूछे कर क्या था उस समय? तो उसमें इसका नाम था आपका हाउस ऑफ पीपुल। उसमें इसका नाम था हाउस ऑफ पीपुल, इसका नाम था, ठीक है। और इसका नाम 1954 में बदलकर लोकसभा कर दिया गया। कब? 1954 में इसका नाम लोकसभा हुआ था, ठीक है। इसके पहले क्या था? हाउस ऑफ पीपुल, ठीक। अगर हम कुछ और इम्पोर्टेंट बात करें, ठीक है, संविधान संशोधन के मुद्दे पर जो आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शर्तें जो आपकी समान होती हैं। जब संविधान संशोधन का जब कोई मुद्दा आता है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्तियाँ होती हैं वो समान होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया पानी में क्लोरीन की गोलियां या डैश मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए। किसके लिए किया जाता है? क्लोरीनीकरण किसके लिए किया जाता है? पानी को शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है? पानी में क्लोरीन की गोलियां या क्या? ऑप्शन ने दिया साधारण नमक, ऑप्शन बी दिया हल्दी पाउडर, ऑप्शन सी दिया ब्लीचिंग पाउडर या ऑप्शन डी दिया आपको बेकिंग सोडा। तो पानी में क्लोरीन की गोलियां या क्या? ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है जिससे पानी आपका शुद्ध होता है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? ऑप्शन दिया एटीएम लेन देन, ऑप्शन बी दिया क्रेडिट कार्ड लेन देन, ऑप्शन सी दिया पेटीएम लेन देन और ऑप्शन दिया नकद लेन देन। तो अगर पूछे डिजिटल लेन देन की बात करते हैं, डिजिटल लेन देन कौन सा नहीं है? यानी नकद लेन देन जो है आपका ये डिजिटल लेन देन नहीं है। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।